right, tomorrow is going to be the last day of campaigning for the Himachal elections. It's a tough challenge for the BJP given that there is a standard practice of the state changing governments every 5 years. So is the government going to change this time around, or is that practice itself in for a change? All right, joining us on the News Hour agenda, we have the Chief Minister of Himachal Pradesh, Mr. Jairam Thakur. Jairam ji, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब यही कहेंगे, हर 5 साल में तो सत्ता बदलती है हिमाचल में, तो इतना आप अपना जोर शोर से क्यों प्रचार कर रहे हैं? सत्ता तो बदलने ही वाली है। नहीं, देखिए, कभी न कभी किसी चीज की शुरुआत होती है, हमेशा एक जैसा चलता रहेगा। और इतिहास में ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हुई हैं जिसमें नई चीज की शुरुआत होती है। ये चलता आ रहा था। और हिमाचल प्रदेश में आपकी बात ठीक है कि लोगों के जहन में एक ही बात है कि होती रहती है आज से पहले कि भाई सरकार का मतलब 5 साल, ये लोगों के दिल दिमाग में बैठी थी, क्योंकि पिछले 37 वर्षों से लगातार यही हो रहा है। 5 वर्ष एक पार्टी के, 5 वर्ष दूसरी पार्टी के। लेकिन अब की बार हट करके हमने एजेंडा खड़ा किया है, और उसमें हमने एक तो पहले यही कहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी, एक बात। और दूसरी बात, अब की बार ये 5-5 साल बड़ा जो रिवाज है, इस रिवाज को हम बदलेंगे, निश्चित रूप से बदलेंगे, क्योंकि पूरे देश भर में बदल रहा है। आप इस बात को देखिए ना, पूरे देश भर में जहां भाजपा की सरकारें नहीं बनती वहां सरकारें बन गई। जहां भाजपा की सरकारें 5 वर्ष चलती थी लेकिन बाद में चलती नहीं थी, उसके बाद वहां पर सरकारें फिर से बन गई। तो रिवाज बदला है, तो हमने कहा हिमाचल भी रिवाज बदलेगा और इस बार भाजपा की सरकार निश्चित रूप से फिर से हिमाचल में बनेगी। तो पार्टी नहीं, रिवाज बदलेगा। पर जब मुद्दों की बात करते हैं, हमारे काफी रिपोर्टर अभी हिमाचल, अक्रॉस हिमाचल से रिपोर्ट कर रहे हैं, 2-3 चीजें तो हैं ऑन द ग्राउंड, जैसे कि आपकी ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, वो एक बहुत जो एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था बीजेपी का, वो नाखुश है। दूसरी बहुत बड़ी बात जो है अग्निवीर को लेकर के है। हिमाचल जैसे कि उत्तराखंड है, वहां लगभग हर ही गांव में ऐसे 20-50 घर होते हैं जहां पे लड़के जाकर के आर्मी में रहते हैं। अब अग्निवीर को लेकर के यूथ परेशान है, और ओल्ड एज पेंशन स्कीम को लेकर के जो सीनियर सिटीजन है वो परेशान है। इसको कॉम्बैट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। जो ओपीएस का मामला, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला अगर आपने बताया, ये बड़ा साफ है कि ओपीएस अगर हिमाचल प्रदेश में लागू की थी तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। और पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य है जिन्होंने सबसे पहले ओपीएस खत्म की और एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम जो है वो शुरू की। तो ऐसे में हमें दोष देना तो बिल्कुल गलत बात है। अगर कांग्रेस पार्टी ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है आज की तारीख में चुनाव में, वो उनका मुद्दा यही है। लेकिन हम ये भी कहते हैं, कर्मचारियों के साथ हमारी भी संवेदना है। कर्मचारियों के हित के लिए हमने एक नहीं अनेकों कदम उठाए हैं, और हमने कहा कि हम जल्दबाजी में नहीं, लेकिन इसका कोई रास्ता क्या निकल सकता है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को विशुद्ध राजनीतिक मकसद के साथ अपने लिए लाभ लेने के लिए कोशिश कर रही है। अगर कांग्रेस वाले ये बोलते हैं कि ओपीएस हम लागू करेंगे, तो 2012 में कांग्रेस की सरकार फिर बनी थी वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में। अगर उनको लगता है कि हमने गलती की है तो उस गलती को सुधारना है तो उस वक्त सुधारते। 20 वर्षों के बाद कांग्रेस कह रही है। लेकिन जो बुद्धिजीवी सारे कर्मचारी हैं जो रिटायर हुए हैं, वो इस बात को समझते हैं, इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस के 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़, जिन्होंने घोषणा की, 9 महीने हो गए वहां पर घोषणा किया हुआ कि हम ओपीएस को लागू करेंगे, लेकिन क्या सही मायने में लागू हुई? नहीं हुई अभी तक। और वहां कर्मचारियों के बीच में क्योस है इस बात को लेकर के, क्योंकि जो एनपीएस वाले जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया, और विड्रॉ करने के बाद उनको गवर्नमेंट ने ओपीएस की लिस्ट से उनको डिलीट कर दिया, और इसके कारण वो वहां पर वो लोग जो है आने वाले समय में कोर्ट में जाने वाले। तो इसलिए ओपीएस को महज एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयत्न किया गया है। और मेरा ये मानना है, कर्मचारी इस सारे मामले को लेकर के अच्छी तरह से वाकिफ भी है, और मैं ये भी कहूंगा, अपील भी करूंगा कि उनके बहकावे में ना आए, और हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के मामले को लेकर के जहां आने वाले समय में जो संभावना होगी, उनको हम एग्जामिन कर रहे हैं। हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो कमेटी एग्जामिन कर रही है सारी चीजों।
कांग्रेस ने साफ तौर पे बोल दिया है कि अग्निवीर बेकार स्कीम है, हम सत्ता में आएंगे इसको हिमाचल से तो हम इसको खत्म कर देंगे। ये देखिए, उनके कहने से खत्म, इसमें एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट करना हूं, स्टेट एमओयू में एंटर हुई है ओपीएस के मामले में केंद्र सरकार के साथ, और इतना सरल नहीं है कि भी ये एक तरफा इसमें हो पाएगा। और दूसरी बात ये भी मान करके उनको जानकारी होनी चाहिए कि जो कर्मचारियों का जो पैसा जो है वो मार्केट में लगा है, मार्केट में जो है अलग से टर्म एंड कंडीशन के साथ लगा है, उसको वापस करना इतना सरल नहीं है। हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री जी के साथ बात करते हुए देखा, हम इकट्ठा थे, और उन्होंने कहा कि हमने घोषणा तो कर दी है लेकिन ये लागू करने में हमको बहुत कठिनाई होगी, जब तक केंद्र मदद नहीं करेगा तब तक हम लागू नहीं कर पाएंगे। ये इनके कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे। नहीं सर, मैं अग्निवीर की बात कर रही थी। अग्निवीर, हाँ, अग्निवीर को लेकर के कांग्रेस कह रही है कि यूथ में गुस्सा है। देखिए, अग्निवीर के मामले में बहुत उत्साह के साथ नौजवानों ने भर्ती में भाग लिया। अभी जो रिक्रूटमेंट हुई है आर्मी की, और पहले जो कंफ्यूजन क्रिएट किए गए थे उन सारी चीजों से अब नौजवानों के दिल दिमाग में सारी बातें दूर होगी, जो गलतफहमियां उनके मन में पैदा कर दी गई थी। क्योंकि अब नौजवानों को मालूम है हम 4 साल सर्विस करने के बाद वापिस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के साथ दूसरी फील्ड में जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि हम उनको अपॉर्चुनिटी अलग अलग डिपार्टमेंट में देंगे, अलग अलग इसमें काम करने के लिए देंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऑफर किया, हम भी अपॉर्चुनिटीज देंगे। और इस तरह से उनको लग रहा है कि 4 साल सर्विस में करने के बाद हम वापिस आकर के भी हिमाचल प्रदेश में आकर के दूसरे जगह जाकर के काम कर सकते हैं और बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। ये उनको अच्छी तरह से मालूम हो गया है। बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको अवेलेबल रहेंगी। इस बात को लेकर के जब क्लैरिटी उनको हो गई तो वो बहुत उत्साह के साथ, कोई कहीं भी हमने देखा नहीं कि किसी भी नौजवान के मन में इस बात को लेकर के नाराजगी। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं आप एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं। मनमोहन जी के बारे में कहा जाता था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, आपको एक्सीडेंटल सीएम बोला जा रहा है। देखिए, किसी को कुछ भी कहना ये बात अलग है। मेरा ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड का आप पता करिए। मैं 25 साल से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हूं, और मैं पार्टी में एक सिस्टम के मुताबिक आया हूं, लगातार अलग अलग दायित्वों पर रहा हूं। मैं पार्टी का स्टेट का प्रेसिडेंट भी रहा हूं, मैं कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा हूं। सारे दायित्व को निर्वहन करने के बाद यहां पर पहुंचे, लेकिन किसी को कोई इस तरह से जलील करने के लिए कोई शब्द कहना, मुझे लगता है कि भाई ये उचित नहीं है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में आज तक जो भी चीफ मिनिस्टर बने, अलग अलग सर्कमस्टांसिस में कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो उसमें मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये कहना उचित नहीं होगा किसी तरह से भी जो उनने कहा हुआ, जो हमारे कुछ लोग बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हम एक संगठन के तौर पर लड़ रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि जहां तक आपका जो ग्रास रूट्स है वहां पर आपके रेबल्स हैं, कैंप्स भी हैं, सब जानते हैं। जो धूमल साहब का कैंप है, एक आपका कैंप बोला जाता है, वहां से रेबल्स हैं, इससे नुकसान तो आपको होगा ही, ये आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? देखिए, कैंप का ये आकलन मुझे लगता है कि आपका ठीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी इस प्रकार की बात नहीं है। पार्टी का संगठन मजबूत है, एक बात। दूसरी बात, जब चुनाव का दौर आता है, ये कैंप के हिसाब से नहीं लोग होते हैं जो टिकट मांगते हैं। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है हम संगठन में काम कर रहे हैं, हमें अवसर मिलना चाहिए। और खास तौर से जिस पार्टी की जीतने की संभावना ज्यादा होती है, वहां ज्यादा प्रतिस्पर्धा होती है, तो ये देखने को मिलता है। लेकिन हमने इस बात को देखा भी, अब की बात बहुत सारे लोगों ने टिकट मांगे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों को मनाने में भी सफल हुए, बिठाने में भी सफल हुए। और अभी के दौर में हम एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, किसी का ध्यान निर्दलीय कौन खड़ा है, बागी कौन खड़ा है, इस तरफ है ही नहीं। सिर्फ एक ही चीज पर है, नरेंद्र मोदी जी हिमाचल की जरूरत है, मोदी जी को मजबूत करना है। मोदी जी हिमाचल के साथ बहुत उनका एक इमोशनल कनेक्ट हिमाचल प्रदेश के साथ है, क्योंकि वर्षों तक उन्होंने हिमाचल प्रदेश में काम किया है, इसलिए हिमाचल उनके साथ खड़ा है। और डबल इंजन की सरकार। जयराम जी, आप क्योंकि संगठन से भी जुड़े रहे हैं इतने टाइम से, जो राजनीतिक विश्लेषक है, एज एन आउटसाइडर व्हेन यू लुक एट द स्टेट्स, एक ऐसा फीलिंग रहती है कि मोदी जी के बूते पर कितने इलेक्शन बीजेपी लड़ेगी और जीतेगी। अभी आप देखिए, हाल फिलहाल में उत्तराखंड का इलेक्शन हुआ,
अभी गुजरात के इलेक्शन के बारे में यही कहा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि बस मोदी जी जिता ले तो जिता ले। ये कितना एक आदमी के बेसिस पर इलेक्शन लड़ना इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी फीजिबल है? नहीं, देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा चेहरा है, ऐसा एक नाम है जिनका पूरे देश में इस प्रकार का प्रभाव है लोगों के दिल दिमाग पर, और जब उनको देखते हैं तो सीधे सीधे लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। यह हमको ताकत देता है। लेकिन उसके साथ साथ में प्रधानमंत्री जी ने अपने आप स्वयं इस बात को कहा है कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार का मतलब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भाजपा की चल रही है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दोनों मिलकर के हम प्रदेश का भला कर रहे हैं, प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हम काम करेंगे। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। स्वाभाविक रूप से उनके चेहरे से, उनके नाम से पार्टी को बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, सफलता मिलती है, आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। कांग्रेस को किसने रोक रखा है? वो भी करें। कांग्रेस की जो पूरी कमान है वो प्रियंका गांधी ने, क्योंकि आपने कहा हमारे पास नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। कांग्रेस रफली हम कह सकते हैं हिमाचल में तो कम से कम प्रियंका गांधी जी के बूते पर लड़ रही है चुनाव। अच्छी टक्कर दे रहे हैं वो? देखिए, मैं उस बात को लेकर के कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी जी कहां निकले हुए यात्रा पर आजकल? चुनाव के दिनों में आमतौर पर यही होता है, जो पार्टी के जो प्रमुख नेता होते देश के, वो सारा काम छोड़ करके चुनाव जिताने के लिए काम में लगते हैं। लेकिन यहां विचित्र परिस्थितियां, दो प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। या तो कांग्रेस वालों ने तय किया है इनको चुनाव के प्रचार से दूर रखना, इसलिए उनको यात्रा पर भेज दो। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी की है। प्रियंका जी आई, उनका स्वागत है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अपनी पार्टी के लिए उन्होंने प्रचार करने का प्रयत्न किया, लेकिन उत्साह नहीं था, माहौल खड़ा नहीं हो पाया। बहुत कोशिश की और ऐसे में मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की स्थिति जो देश में है, वो स्थिति हिमाचल प्रदेश में। मैंने जो प्रधानमंत्री जी की रैली हुई है उसको सबको सुना। ज्यादातर जो एम्फेसिस होता है वो होता है कि आप देखिए जब भी कांग्रेस की सरकार आई है तो उन्होंने आपके लिए क्या किया, यूथ के लिए क्या किया। पिछले 5 साल से जो कांग्रेस के नेता हैं वो पलट करके पूछने तक नहीं आए आपको, ऐसा सब प्रधानमंत्री ने कहा। ऐसी एक फीलिंग है कि भाजपा की सरकार की उपलब्धियां गिनाने की जगह कांग्रेस की जो फेलिंग्स हैं या उनकी जो कमियां हैं उनके आधार पर क्यों चुनाव लड़ा जा रहा है? क्योंकि जो ज्यादातर लोग होते हैं वो कहते हैं कि कब तक आप सेंटर में 70 साल कांग्रेस को कोसते रहेंगे और प्रदेशों में जाकर के भी वहीं पे कांग्रेस को कोसते रहेंगे। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाइए आप। अपनी सरकार की उपलब्धियों में हमने 90% जिक्र हमने अपनी उपलब्धियों का किया है। 10%, 10% जो है कांग्रेस की नाकामियां, जिस प्रकार से उन्होंने देश को लूटा, प्रदेश को लूटा, गलत नीतियां उनकी रही जिसके कारण देश और प्रदेश को नुकसान हुआ, उसका जिक्र करना, ये याद कराना बहुत जरूरी होता है। वो हमारे खिलाफ सुबह से शाम तक जो चीजें सही मायने में तथ्य के आधार पर नहीं है उन बातों पर बोलते हैं। लेकिन लोकतंत्र है, अगर हमारे खिलाफ बोलते तो हम भी उनके नाकामियों का जिक्र करेंगे। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमने भी कुछ जिक्र किया, न कि ज्यादा नहीं किया, हमने उपलब्धियों का जिक्र किया। आप देखना नरेंद्र भाई मोदी जी की स्पीच में भी और आप देखना हमारी स्पीच में हम अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हैं। हमने जो किया वो आपके सामने। मैं बड़ी दिलचस्प बात आपको ये बता रहा हूं कि कांग्रेस को मालूम नहीं है। अगर उनसे आप पूछे कोई कांग्रेस का नेता कि पिछले 5 वर्ष में आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार जब पूरब में रही है वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में, एक योजना का नाम बताए। मैंने विधानसभा के अंदर पूछा, जवाब नहीं, उठ करके कोई हिम्मत नहीं कर पाए कोई विधायक कि हमारी सरकार ने इस योजना को शुरू किया ही कुछ नहीं है। और हम 20 बता सकते हैं। आपकी क्या योजना है जो कि केंद्र की योजना नहीं है? आपकी क्या योजना है, आपकी क्या उपलब्धि है? यूसीसी को छोड़ के, क्योंकि यूसीसी हमेशा एक तुरप का इक्के की तरह हर स्टेट में आ जाती है। लोगों के वेलफेयर के लिए आपकी सरकार ने क्या किया है? आप सुनेंगे मेरी बात को, मैं बता देता हूं। हमने हिमाचल प्रदेश में जनमंच की शुरुआत की। पहला इनिशिएटिव जनमंच, लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में
पूरी कैबिनेट जाती है, महीने में एक दिन निर्धारित होता है, वहां पर जाकर के लोगों की समस्याओं का समाधान करते। 50,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स मौके पर उनका समाधान किया। नया इनिशिएटिव था। हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना शुरू की। उज्ज्वला योजना को फर्दर सप्लीमेंट करने के लिए सैचुरेशन पर लाया हिमाचल को। हिमाचल इज द फर्स्ट स्टेट जहां हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया, हमारा इनिशिएटिव है। हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत के बाद हमने बाकी सैचुरेशन पर लाने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हिम केयर के माध्यम से हमने शुरू किया। पूरे देश में हिमाचल पहला ऐसा राज्य है जहां पर 5 लाख का हेल्थ कवर सभी लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए भी है। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां हमने जो बेटी बीपीएल परिवार की होती है, उसकी शादी होती है, उसके लिए हम शगुन योजना हमने शुरू की, जिसके अंतर्गत हम 31,000 रुपए उसके लिए उसके अकाउंट में देते हैं। हम इस तरह की बात कहते हैं। 80 साल के बाद पेंशन मिलती थी हिमाचल प्रदेश में बुजुर्गों को, हमने उसको 60 साल से ऊपर, पहली कैबिनेट का पहला निर्णय मेरा ये 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। और वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, हम 7.5 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं वर्तमान में। और यहां वो 400 करोड़ खर्च करते, हम 1300 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च रहे हैं। और उसी तरह से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, नौजवानों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं करना है, अपना काम करना है, तो उनके लिए योजना शुरू की, हमने स्टार्टअप शुरू किए। और जिसके माध्यम से आज 10,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिला है। और हिमाचल प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे नौजवानों ने काम शुरू किया, जिसमें हम 25% उनको सब्सिडी देते हैं, 1 करोड़ रुपए तक के लोन में। और महिला कोई करना चाहती है तो उनके लिए हम 35% देते हैं। ऐसी योजना है। अब मैं बहुत सारी गिना सकता हूं, आप मुझे जल्दी में लग रहे हैं। अब नहीं, मैं जल्दी में नहीं हूं। ठीक है, आप अगर ये योजना गिनाते हैं तो ऑनेस्टली आप मेरे को ये बताइए कि जब पब्लिक परसेप्शन आता है, जयराम जी, जब पब्लिक परसेप्शन आता है, आपने इतना काम अगर 5 साल में किया है, तो ये लास्ट मिनट ये जो इक्का है आपका यूसीसी का, ये फेंकने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? 5 साल आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड याद नहीं आया, अब क्यों याद आया? नहीं, एक बात तो आप बताऊं, आपको हमारे बारे में जानकारी नहीं। हमने बहुत पहले इस बात का जिक्र किया हुआ है। आज से लगभग 1.5 साल 2 साल पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया है हमने। इस बात को लेकर के आगे जो है वो इसको एग्जामिन करने के लिए, स्टडी करने के लिए टीम भी बनाई है। उसके बाद काम भी शुरू उस चीज को लेकर के थोड़ा शुरू किया है। लेकिन अभी हमने जो हमारा कमिटमेंट है, जो अभी हमने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, तो उसमें हमने इस बात का जिक्र किया है कि हम हिमाचल प्रदेश में इसको लागू करेंगे। और इसकी मॉडलिटी, इसकी जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन उसको सारा स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसके बाद उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। पर इसकी जरूरत क्या है? लेकिन जरूरत इसलिए, हमारी कमिटमेंट है, हमें जो वैचारिक दृष्टि से अपने मूल कुछ चीजें, हमारे वैचारिक मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के हमको आगे बढ़ करके काम करना है। और उसमें से ये भी हमारी मान्यता है। हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो हम बोलते रहे, लोग मजाक करते रहे। आखिरकार आज मंदिर निर्माण का कार्य वहां पर शुरू हो गया, युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम कहते थे धारा 370 समाप्त होनी है। हमारी कुछ ठोस मान्यता है मजबूत, जिनको हम कभी नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे में धारा 370 समाप्त हुई आखिरकार। तो ऐसे में मेरा यही कहना है कि इस बात को लेकर के हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आखिर में आपसे पूछ जाऊंगी, क्योंकि अंत में सब लोग यही जानना चाहते हैं, नंबर कितने आएंगे? हर स्टेट में आप जाकर के कॉन्फिडेंटली बोलते हैं अब की बार इतने पार, अब की बार इतने पार। रियलिस्टिकली अब आपने देख लिया है, पूरा स्टेट आपने टूर कर लिया है, अब की बार कितने पार? अब की बार हिमाचल प्रदेश में एक तो बात यह है कि रिवाज बदलेंगे। ये तो हमने पहली बात कही है कि 5-5 साल की जो सरकार की जो एक रिवाज बना था बदलने का, तो वो रिवाज समाप्त होकर के सरकार फिर से बनेगी हिमाचल प्रदेश में। और पीछे जितनी सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें हमारी हिमाचल प्रदेश में आई थी, उससे आगे बढ़ेंगे। कुछ नंबर तो दीजिए, एक स्लोगन तो हमेशा होना चाहिए। 200 पार पहले आपने कहा था, बंगाल में जाके सेंटर में आपने कहा था 300 पार, तो बताइए कितने पार? हम पार की बात हम कह रहे, देखिए मेरा हिसाब बहुत कमजोर है। हम 44 सीट जीते थे, 2 इंडिपेंडेंट हमारे साथ जुड़े, 46 हुए। अब 2 कांग्रेस के टूट करके हमारे साथ आए, 48 हो गए। तो इससे हम 50 के लगभग पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके करीब होंगे। चलिए,
वी विल होल्ड यू टू दैट नंबर। हमेशा ये नंबर हम पूछ लेते हैं क्योंकि जिस दिन रिजल्ट्स आते हैं कोई इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। हम वही सीधा आपके सवाल आके पूछेंगे कि आपने बोला था 50 पार, हुआ क्यों नहीं। बेस्ट ऑफ लक। कुछ ही घंटे बचे हैं और कुछ ही दिनों में रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। जयराम ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। The News Hour at 10 will be right back after the break.